सो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये कौन से सेट का है जी? सेट डी का है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर सेट के अंदर सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं और वही रहता है, बस क्या रहता है जी, आगे पीछे किए जाते हैं। ठीक है, सो वी आर डिस्कसिंग सेट डी। ये सेम क्वेश्चंस आपको कहीं और सेट के अंदर अलग नंबर पे मिल जाएंगे। सो वी आर डिस्कसिंग सेट डी। ये क्लियर है? अब देखो यहाँ पर हम किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे। हमने जो फ्लो चार्ट क्रिएट किया था, सबसे पहला वाला डायग्राम याद है? ठीक है, हमें उसको भी फॉलो करना है। एट द सेम टाइम हमारे जितने चैप्टर्स हो चुके हैं उसमें से जो क्वेश्चंस रहेंगे हम बेसिकली उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। अगेन सारे के सारे 120 क्वेश्चंस में से कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, हम वो वाला पार्ट भी कवर करेंगे। ठीक है, और रिकॉर्ड्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो मैं एनालिसिस आपको क्रिएटेड दे दूंगा। फिलहाल सिर्फ हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, पेपर कैसा था, उसका फॉर्मेट कैसा था, हम अप्रोच कैसे कर सकते थे। अब बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके हुए नहीं रहेंगे। ठीक है, लाइक हमारा अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? ट्रिग्नोमेट्री। अब पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो हमें कौन सा पता चल रहा है? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इट्स ऑल राइट, हम आने वाले इस टॉपिक के ऊपर। बट समझ में तो आ रहा है कौन से चैप्टर का, ये तो कैच हो जाएगा, ये क्लियर है। और हम बेसिकली आज कौन से चैप्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे जो हमारे हो चुके हैं। ठीक है, और पेपर का एक नॉर्मल एनालिसिस। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, हमारा सीधा एक प्रॉपर्टी रहता है जी, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये प्रॉपर्टी है, आपको याद आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्री वाला है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला प्रॉपर्टी है। अगेन आपको ये याद आ रहा है, साइन एंड कॉस ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब उनके एंगल्स का एडिशन कितना रहेगा? 90 रहेगा। अब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा था? एंगल से रियल नंबर पे जाता था, तो इनवर्स कैसा रहेगा? रियल नंबर से एंगल पे आएगा, मतलब ये इनवर्स लगाएंगे तो ये एंगल आएगा, ये भी एंगल आएगा, एंगल प्लस एंगल एक एंगल ही आएगा। ठीक है, ऑप्शंस देखो सारे के सारे कौन से वाले फॉर्मेट में है? एंगल वाले फॉर्मेट में ही है। ठीक है, इसका आंसर इज 3π/2। कैसे सॉल्व करते हैं आएंगे उसके ऊपर बाद में। नेक्स्ट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्री मिक्स करके पूछा है। ठीक है, इसका आंसर इज 11/24। यू विल फाइंड आउट शुरुआत के हमारे जो टोटल 120 क्वेश्चंस है ना, हम डिस्कस कैसे करेंगे। हम 15 क्वेश्चंस के कितने सेट बनाएंगे जी? 8 ग्रुप करेंगे। 15 8 जा 120। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले 15 वाले क्वेश्चंस के ऊपर सिर्फ फोकस करेंगे। अब देखो पहला ट्रिगो वाला, दूसरा भी ट्रिग्नोमेट्री वाला, तीसरा वाला क्वेश्चन देखो। अब इन ट्रायंगल ABC, अगेन किसका है ये? ट्रिग्नोमेट्री वाला ही है। ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। चौथा वाला क्वेश्चन देखो, रूट्स ऑफ ए इक्वेशन कौन से टाइप का इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आर tan अल्फा एंड tan बीटा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम tan अल्फा tan बीटा निकाल सकते हैं, दोनों रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। ठीक है, वेयर 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। Which one of the following is correct? अब सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, एक ट्रायंगल अज्यूम करके चलते हैं। गिवन डेटा को सबसे पहले अच्छे से रिप्रेजेंट कर लो। अब क्या बोला है जी, 7x² - 6x + 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है जी? tan अल्फा एंड tan बीटा है। ठीक है, उसके हिसाब से हमें क्या पता चल जाता है जी, tan अल्फा प्लस tan बीटा, दिस विल बी सम ऑफ रूट्स, एंड tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हम कब कर सकते हैं? जब हमारा x² का कोएफिशिएंट क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, थ्रू आउट 7 से डिवाइड कर दिया, तो भाई प्लस 6/7 क्या मिला? सम ऑफ रूट्स माइनस b/a। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या रहता है? c/a, दैट इज 1/7। ये गिवन डेटा मिल गया। अब इसको यहीं पर रुकेंगे। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, वेयर 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर
एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब हमने एक ट्राइंगल अज्यूम कर लिया, ट्राइंगल के बारे में हम क्या प्रॉपर्टी जानते हैं भाई, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। उसमें से दो एंगल्स कौन से बोले, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। लेट्स जस्ट से दिस इज 2 अल्फा एंड लेट्स जस्ट से दिस इज 2 बीटा। अब हमारी कन्वीनियंस के लिए जस्ट अज्यूम ये एंगल में थीटा पकड़ू या 2 थीटा पकड़ू, कन्वीनियंस के लिए 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा करेंगे तो क्या होगा, सब कुछ 2 के मल्टीपल में। तो हमें क्या पता है भाई 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें क्या मिलता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मिला। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, दोनों साइड पे क्या अप्लाई करूंगा, tan फंक्शन अप्लाई करूंगा। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या रहता है, tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। डेट ऑलरेडी मिल चुका है। तो जो इसका वैल्यू है वही क्या रहेगा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा। एंड tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है वैसे तो, ठीक है, बट हम उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम सिर्फ इसको कैलकुलेट करेंगे। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, देखो क्या होता है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा ऊपर डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। 1 माइनस 1/7 इज 6/7, 6/7 अपॉन 6/7 इज 1। tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज 1, इसका मतलब क्या रहेगा, 1 को मैंने क्या लिखा जी, tan ऑफ 45। सो tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज tan ऑफ 45। तो इसका मतलब क्या रहेगा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 45। तो थीटा क्या रहेगा 45, और हमने ये एंगल क्या पकड़ा था 2 थीटा। इफ थीटा इज 45, 2 थीटा क्या होगा, हिंट देता हूं 90 डिग्री। ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। एंड सिंस 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर इक्वल और व्हाट, अलग अलग है ना, तो ये आइसोसेलेस पॉसिबल है क्या, नहीं। तो राइट एंगल जैसे ही पता चला, हमारा देखो ए और बी ऑप्शन कट गया, हमारा कौन सा सी और डी बचेगा। राइट एंगल दोनों जगह पर है, बट एक जगह पर क्या बोला है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस के लिए हमारे कितने एंगल्स मैच करने चाहिए, 2। अब 2 थीटा तो ये हमारा इस टाइप का आ गया, दिस बिकम्स 2 थीटा। तो अब ये 2 अल्फा और 2 बीटा अगर सेम रहेंगे तभी तो ये आइसोसेलेस बनेगा, बट हमें 2 थीटा अपना अल्फा और 2 अल्फा और 2 बीटा सेम मिले क्या, नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। इन ट्रायंगल ABC, angle is 75, angle B is 45. What is 2A minus B? This is again triangle and its properties. इसके अंदर वाला ही ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट 6th, what is the number of solutions of the equations cot 2x into cot 3x is equal to 1? अब देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, cot 2x into cot of 3x is equal to 1। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है जी, x कहां से कहां पर बिलोंग करता है, 0 से लेकर पाई, मतलब 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में ही रहेगा, ठीक है। अब x अगर 0 से 180 है तो भाई 2x 0 से 2 पाई, 3x 0 से 3 पाई। बट ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 1 है, और किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। मतलब एक तो दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगे, नहीं तो दोनों के दोनों नेगेटिव रहेंगे, ये क्लियर है। तो हमारा बोलना क्या रहता है, अब देखो ये cot 3x इधर मल्टीप्लीकेशन में, मैं इसको इधर डिवीजन में भेज सकता हूं, ठीक है। एंड 1 अपॉन cot इज नथिंग बट tan। तो हमें क्या पता चलता है भाई, cot ऑफ 2x इज इक्वल टू tan ऑफ 3x। जो cot 2x का वैल्यू है वही हमारा tan ऑफ 3x का वैल्यू होना चाहिए। और हम cot और tan के बीच में एक और रिलेशन क्या जानते हैं भाई, cot ऑफ 2x इज नथिंग बट tan ऑफ 90 माइनस 2x। ठीक है, इसके हिसाब से जब हम सॉल्व करते हुए जाएंगे हमें क्या पता चलेगा। अब देखो नॉर्मली इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दो, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से π सेकंड क्वाड्रेंट। x अगर 0 to π में अगर रहता है तो भाई 2x नेगेटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और 3x
पॉजिटिव आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ में आ रहा है? बट हमें क्या देखना है, एक तो दोनों के दोनों पॉजिटिव रहे या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव रहे। तो हम यहाँ पर ये वाला ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं, दिस मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। क्योंकि ना tan ऑफ 90 माइनस 2x इज इक्वल टू tan ऑफ 3x, दोनों साइड पे tan tan कैंसिल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई किया। तो हमें क्या पता चला, 90 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, तो 90 इज इक्वल टू 5x। x का वैल्यू क्या मिला हमें? 18 डिग्री मिला। अभी सिर्फ सामने से 18 डिग्री मिलना जरूरी है क्या? नहीं, 180 से भी माइनस करते हुए जाएंगे तो 18 डिग्री मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या रहता है जी? हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज इट हैव? 2 काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। अभी tan में कन्वर्ट कर दिया इसलिए, इसको अगर cot में कर दे तो सेम तरीके से आता। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो अब। cos रेस टू 100x माइनस साइन रेस टू 100x इज इक्वल टू 1। इसको ज्यादा बड़े वैल्यूज में मत सोचो, स्मॉल स्केल पे देखो। 100 की जगह पावर 2 पकड़ के चलो। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब cos x कहां से कहां पर रहता है? -1 से +1। sin x कहां से कहां पर रहता है? -1 से +1। बट उनका स्क्वायर हम क्या जानते हैं? ये cos रेस टू 100x माइनस साइन रेस टू 100x इज इक्वल टू क्या बोला है? 1। बट हम क्या जानते हैं भाई, ये जो रहेगा हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में ही रहेगा। इवन पावर याद आ रहा है? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए -1 से 1 भले ही रहे ये, बट स्क्वायर करेंगे तो ये 0 से 1, और ये भी क्या रहेगा हमेशा 0 से 1। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 कब आएगा? जब साइन रेस टू 100x 0 रहेगा और cos रेस टू 100x क्या रहेगा? 1 रहेगा। तभी तो 1 माइनस 0 1 आएगा। ये क्लियर है? अब cos रेस टू 100x 1 कहां पर होता है भाई? 0 डिग्री पे होता है, 180 डिग्री पे होता है, 360 डिग्री पे होता है। और यही जगह पर हमारा sin रेस टू 100x क्या रहता है? 0 रहता है। मतलब हमारा इसका डायरेक्टली आंसर क्या आएगा? n टाइम्स ऑफ पाई। n इज इक्वल टू 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, आपको हमेशा वो एंगल मिलता चलेगा। अब देखो यहाँ पर एक क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर पता रहेगा तो इजी हो जाता है। किसी को डाउट है ये वाले क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई है जिसको समझ में नहीं आया? बोलो, नहीं आया? इसको इस तरीके से पकड़ के देखो। cos रेस टू 50x का स्क्वायर माइनस cos रेस टू sin रेस टू 50x का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहेगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब यहाँ पर cos रेस टू 50x प्लस साइन रेस टू 50x, ये स्क्वायर की टर्म में रहने की वजह से ये हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो हमें किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा? cos रेस टू 50x माइनस साइन रेस टू 50x। अगेन इसको स्क्वायर करेंगे 25 का पावर, हम उसको मिनिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, इवेंचुअली आपको क्या दिखाई देगा? आपका पावर हमेशा क्या है? इवन है। ठीक है, तो हम किसके ऊपर काम करना पसंद करेंगे? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हम इसके ऊपर काम करना प्रेफर करते हैं। ये क्लियर है? अब ये इक्वल टू क्या होना चाहिए जी? 1 होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे मल्टीप्लीकेशन वाले हमेशा वैल्यू क्या देंगे? 1 देंगे। तो इवेंचुअली हमारा यही एक पार्ट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब ये डिफरेंस अगर 1 आना चाहिए तो हम क्या जानते हैं? -1 नहीं है, +1। ये cos स्क्वायर ऑफ x हमेशा कहां से कहां तक रहेगा? 0 से 1 तक। किसी को अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो ये देखो, cos x हमारा रहता है जी -1 से +1 तक। बट जब हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे, बीच में 0 भी तो आता है। ठीक है, -1 का स्क्वायर +1, +1 का स्क्वायर +1, 0 का स्क्वायर 0। तो बेसिकली हमारा वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करेगा? cos स्क्वायर x 0 से लेकर 1 तक। cos स्क्वायर x 0 से लेकर 1 रहेगा, sin स्क्वायर x भी 0 से लेकर 1 ही रहेगा। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस 1 कब आएगा? तब भी तो पॉसिबल है ना, जब ये 1 रहेगा और ये 0 रहेगा। अगर ये 0 रहा तब ये 1 रहता है। 0 -1 1 आता है क्या? -1 आता है। हमें +1 के लिए क्या चाहिए रहेगा? cos स्क्वायर ऑफ x मस्ट बी 1 एंड sin स्क्वायर ऑफ x मस्ट बी 0। तो सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में देखो ना, 0 डिग्री पे होता है।
सिमिलरली पूरे क्वाड्रेंट वाइज हमारा पूरा कार्टेशियन प्लेन में 360 डिग्री में देखो तो 180 डिग्री पे भी क्या रहता है, ये -1 होता है, बट स्क्वायर करेंगे तो अगेन इट बिकम्स +1। ये 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। ये समझ में आया? नेक्स्ट वाला पार्ट देखो जी, क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल ABC। अगेन ट्रायंगल बोला है, किसी भी ट्रायंगल में ये काम हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा वाला ट्रायंगल पकड़ के चलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल क्यों नहीं पकड़ेंगे पता है क्या? tan ऑफ 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल नहीं पकड़ेंगे। हम ऐसा ट्रायंगल पकड़ रहे हैं जिसके तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल रहेंगे, क्योंकि गिवन डेटा उसी हिसाब से मैच होता है। ठीक है, अब हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर पकड़ लिया तो हमें क्या पता चलता है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री या फिर π/3 रेडियन, ऐसा बोल सकते हैं। अब क्या दिया है जी गिवन डेटा, tan A प्लस tan B प्लस tan C। tan ऑफ 60 डिग्री हम जानते हैं, tan A प्लस tan B प्लस tan C, ये क्या बोला है जी, इक्वल्स टू K दिया है। tan 60 क्या होता है, √3 प्लस √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ √3 इज इक्वल टू K मिला, K का वैल्यू मिला। ये हमारे कौन से वाले मेथड से हो गया है जी, जुगाड़ वाला अपना कौन सा मेथड, एग्जाम्पल मेथड। एक ट्रायंगल बोला हमने, कौन सा ट्रायंगल अज्यूम किया, इक्विलैटरल ट्रायंगल मेंशन किया है, कौन से टाइप का ट्रायंगल नहीं, इन ए ट्रायंगल ABC। कौन सा ट्रायंगल वी डोंट नो, वी हैव द फ्रीडम टू चूज। ये क्लियर है? अब क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot A इंटू cot B इंटू cot C। अब एंगल ABC पता है तो cot A cot B cot C पता चल जाएगा। cot A इंटू cot B इंटू cot C, 60 60 60 डालो, cot 60 कितना होता है 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/√3 इंटू 1/√3 इंटू 1/√3, ये हो जाता है जी आपका ओवरऑल 1/3√3। बट 3√3 क्या है, K है, तो ये आंसर क्या मिल जाएगा 1/K। ऑप्शन में है क्या 1/K? बराबर। वॉज देयर एनी सीरियस कैलकुलेशन? बिल्कुल नहीं था। ठीक है, व्हाट इज sin 12 डिग्री इंटू sin 48 डिग्री? यहां पर बस एक चीज की कमी है, एक स्केलर चाहिए, कौन सा, 2 sin A sin B करेंगे, और 2 sin A sin B क्या होता है, cos ऑफ A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस B। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलता है, √5 माइनस 1/8। ठीक है, यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी है। हमें ऑप्शंस देखो किसके टर्म में, tan एंड cot के टर्म में, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये तो पूरा का पूरा tan में कन्वर्ट कर दो या फिर cot में कर दो। tan क्या होता है, sin बाय cos, तो cos 17 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, cos 17 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया तो देखो क्या बन जाता है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। क्वेश्चन 10 के अंदर देखो हम क्या करेंगे, डिवाइड विथ cos ऑफ 17 डिग्री, क्या हो जाएगा आपका पहला वाला 1 माइनस, दूसरा क्या हो जाएगा tan ऑफ 17 अपॉन, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 प्लस tan ऑफ 17। अब ये tan ऑफ 17 इंटू 1 लिख सकता हूँ क्या मैं? ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जी, ये वाला 1 और ये वाला 1, इसको मैंने क्या लिखा जी, tan ऑफ 45 डिग्री, इसको भी क्या लिखा जी, tan ऑफ 45 डिग्री। अब देखो tan ऑफ A माइनस tan ऑफ B अपॉन 1 माइनस tan A tan, सॉरी 1 प्लस tan A tan B, दिस इज नथिंग बट tan ऑफ A माइनस B। ये क्या बन जाता है आपका tan ऑफ 45 माइनस 17, कितना होता है tan ऑफ 45 माइनस 17, tan ऑफ 28। हमको ये ऑप्शन दिया है क्या, नहीं है, नहीं है, फिर हम क्या जाते हैं जी, दिस इज नथिंग बट cot ऑफ 90 माइनस 28। अब cot ऑफ 90 माइनस 28 कितना होता है 62 डिग्री, ये है क्या ऑप्शन में है, दैट इज आवर आंसर। अब यहां तक तो आ गए एंड यू आर लाइक सर मैं कहीं का नहीं रहा, कहाँ जाऊं, यहां पर जाओ। ये वो वाला फॉर्मूला जो हमने 10वीं के पहले सीखा था, समझ में आ रहा है एवरीवन? अब देखो शुरुआत के हमने कितने क्वेश्चंस देखे, 10 देखे, 10 के 10 सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पे थे।
उसमें से एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में ट्रिग्नोमेट्री घुसेड़ के पूछा था। ये क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री जरूरी क्यों है ये समझ में आ रहा है? फॉर्मूले जरूरी क्यों है वो समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे जाता है भाई। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है। कंसिडर द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस, लेट z1 एंड z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 0। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अगर इनफ टाइम स्पेंड किया रहेगा, जो कि मेरे को लगता है डाउटफुली आपने किया है, ठीक है, तो हम किसके ऊपर यहाँ पर क्या यूज करेंगे पता है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। याद आ रहा है हमारे क्यूब रूट्स क्या रहते जी? ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर एंड 1। अब देखो क्या करो जी, z1 को क्या रखो, ये रखो, z2 को ये रखो, अरे आपका अल्टीमेटली क्या हो जाता है? z1 इंटू z2 हो जाता है, क्योंकि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब क्या रहता है? 1 रहता है, ठीक है। ये गिवन डेटा को सेटिस्फाई भी करता है। अब z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z1 इंटू z2, ये हम LHS से शुरू कर रहे हैं, देख रहे कि भाई यहाँ पर ये इक्वल टू 0 आता है कि नहीं। हमारे प्रॉपर्टीज अगर देखे रहेंगे, यू विल फाइंड आउट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये जो टू कॉम्प्लेक्स रूट्स है एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं। याद आ रहा है? सेकंड प्रॉपर्टी देखा था हमने, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा मेरा ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरा ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब विच इज नथिंग बट 1। और हम ये प्रॉपर्टी के बारे में क्या जानते हैं? इन सबका एडिशन क्या रहता है? हमेशा 0 होता है, मतलब सेटिस्फाई होता है। तो हम सीधा इसको पकड़कर चल सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही पता चला ये सेटिस्फाई होता है, तो भाई हमारा ओमेगा का वैल्यू क्या रहता है? -1/2 प्लस √3/2 टाइम्स ऑफ आई। ओमेगा स्क्वायर होता है जी -1/2 माइनस √3/2 टाइम्स ऑफ आई। ये दोनों क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 अपॉन z2? मॉड्यूलस के प्रॉपर्टीज याद आ रहे हैं? मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में सिर्फ आपका आर्ग्यूमेंट अलग होता है, मॉड्यूलस हमेशा सेम होता है। तो भाई मॉड्यूलस ऑफ वन नंबर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ सेम, आंसर विल बी 1। ऑप्शन में है क्या? है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस रियल पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2? तो अब हमें क्या करना है जी? यहाँ पर z1 अपॉन z2 परफॉर्म करना है, ठीक है। दिस वाज अवर z1 एंड दिस इज अवर z2। इनका रियल पार्ट देखना है। किसी भी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से जब हम डिवाइड करने के लिए जाते हैं, हम सीधा लिटरली देखो क्या बन जाएगा, ये x प्लस आई वाई अपॉन एक्स माइनस आई वाई टाइप है। हमने क्या किया जी? x प्लस आई वाई से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऊपर वाले का स्क्वायर हो गया और नीचे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्यू, पता चला ना, आई स्क्वायर बिकम्स -1, ठीक है। तो हमें ये मिल जाता है जी बेसिकली, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर? 1/2 प्लस √3/2 आई इनका होल स्क्वायर अपॉन 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर 1 आता है, ठीक है। आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ये क्या हो जाएगा आपका? 1/2 का स्क्वायर √3/2 आई स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर 3/4, ठीक है। ये बन जाता है इसका रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या बन जाएगा आपका? 2 टाइम्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस बिकम्स -√3/2 टाइम्स ऑफ आई। अब देखो इसका इमेजिनरी पार्ट ये हो गया, रियल पार्ट ये हो गया। हमें रियल पार्ट से लेना देना है। रियल पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2 1/4 माइनस 3/4 कितना आता है? -1/2 आता है। अब -1/2 प्लस 1/2 कितना होगा? 0। ऑप्शन में है क्या? है, दैट इज आवर आंसर। चलो ये आपका काम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13। अगेन डायरेक्शंस कितने क्वेश्चंस के लिए? 2 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अब डायरेक्शन के जब भी क्वेश्चंस आते हैं, आई विल सजेस्ट वो डायरेक्शन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, एक बार उनको देख लो एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी के ऊपर? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 5 टर्म्स? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछा है जी? व्हाट इज द
कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अब सबसे पहले यहाँ पर एपी में कितने टर्म्स बोले हैं जी? द प्रोडक्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। तो भाई सिलेक्शन ऑफ टर्म्स हम जानते हैं, a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी। ये 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गए। इनका प्रोडक्ट कितना बोला है? जो दिया है वो एंड। मोस्ट ऑफ ऑल सेकंड पार्ट देखो, द फर्स्ट, सेकंड एंड द फिफ्थ टर्म आर इन जीपी। मतलब ये अगर a है और ये अगर b है और ये अगर मेरा c है, तो ये b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी। ये क्लियर है? तो देखो हमें क्या पता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता चलता है, a माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस टू डी इंटू a प्लस टू डी। दिस इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा आपका, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ का माइनस 4d स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस 4d स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 5d स्क्वायर। इधर का माइनस 2ad उधर जाएगा तो प्लस 2ad। ये इधर का d और इधर का x स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला जी, 5 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a। या फिर मैं सीधा क्या बोल सकता हूँ, a इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स ऑफ d। ये इक्वेशन 1 मिल गया। इसको ध्यान में रखो। फिर इसके भरोसे हम क्या करेंगे जी, इन सब का प्रोडक्ट कितना दिया है, 229635। ठीक है, तो अब देखो इनका प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे। ए को ए का ए ही रखा, प्रोडक्ट कर रहे हैं a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a माइनस टू डी इंटू ए प्लस टू डी, ए स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर। a का वैल्यू किसके टर्म में लिखेंगे हम, d के टर्म में लिखेंगे। सारा का सारा टर्म किसके इसमें आएगा, d के टर्म में आएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, 229635 इसके बराबर है। a की जगह पर हमने क्या लिखा जी, 5/2 टाइम्स ऑफ d। दिस इज 25/4 टाइम्स ऑफ d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। दिस इज 25/4 टाइम्स ऑफ d स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है देखो, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर सेम कर दिया, यहाँ पर ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर सेम कर दिया। 4 यहाँ पर क्या होता है, 25d स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर, 21 टाइम्स ऑफ d स्क्वायर। ये वाला ब्रैकेट देखो, 4 4 जा 16, 25d स्क्वायर माइनस 16d स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 9d स्क्वायर। और सामने क्या था जी आपका, 5/2 टाइम्स ऑफ d, d इंटू डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, d रेस टू 5, 4 इंटू 4 इंटू 2 32। ठीक है, 5 इंटू 21 इंटू 9। इनको ना ऐसा का ऐसा ही रखो। नाउ दिस इज इक्वल टू 229635। डिवीजन परफॉर्म करना है, 5 से डिवाइड होगा, यूनिट प्लेस पे 5 है। तो एडिशन इनका देखो, 2 + 2 + 5 9, 9 + 9 18, 6 + 3 9 27, सम इज 27। तो ये 9 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। यू विल फाइंड आउट आगे जाके ये 21 से भी डिवाइड हो जाता है। सब कुछ करने के बाद आपको क्या मिलता है पता है, d² / 32 इज इक्वल टू 243। ठीक है, अब ये 32 जो है वो इधर भेज दिया मल्टीप्लीकेशन में। दिस इज नथिंग बट 3/5, दिस इज नथिंग बट 2/5। तो d² का इक्वल d/5 इज इक्वल टू 3/5 इंटू 2/5, मतलब 3 इंटू 2/5। तो हमें d का वैल्यू क्या मिलता है, सीधा 6 मिलता है। और हमें पहले क्या पता चला था अभी, a इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स ऑफ d, d इज इक्वल टू 6, 6 5 जा 30, 30/2 15। हमें a का वैल्यू क्या मिला, 15 मिला। और a का वैल्यू जैसे ही 15 मिला, ये 6 से पीछे जाना 9 और पीछे जाना 3 और 21 और 27, 3 9 27। ये एक जीपी बनाता है, जी बनाता है। हो गया सॉल्व। और जैसे ये सब कुछ सॉल्व हो गया, अब देखो हमने ना क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्व करते हुए नहीं गए, पूरा का पूरा हर एक डेटा फाइंड आउट करना है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। d इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 6 मिला। नेक्स्ट अब क्या पूछा है जी, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 5 टर्म्स। सम क्या आएगा जी, 5 टाइम्स ऑफ a आएगा, 5 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म आएगा, 15 इंटू 5 75। ठीक है, अभी हम कंसेप्ट वाइज गए। अगर किसी को अगर शॉर्टकट अगर लगाना है, सिंपल। हमारा प्रोडक्ट क्या दिया था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 5 टर्म्स
2236 229635 यूनिट प्लेस पे 5 है, मतलब ये पांचों नंबर में से एक तो नंबर ऐसा रहेगा जो किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो दो क्वेश्चंस है ये बाइनोमियल थ्योरम वाले हैं, हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद वाला जो टर्म रहता है। ठीक है, इसके ऊपर दो क्वेश्चंस। नेक्स्ट वाला देखो जी, अब ये सही है, इसमें आपका सीक्वेंस एंड सीरीज क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 के लिए आपका सीक्वेंस एंड सीरीज एज वेल एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिक्स किया है। आपको इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक और साथ में क्या बोला है जी, ये किस टाइप का इक्वेशन है, इसके रूट्स इक्वल है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा रहेगा। तो हमें ये फॉलोइंग वाले दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूं आपको, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मैंने आपको एक सजेशन दिया था, सीक्वेंस एंड सीरीज के टाइम पे हमारे कुछ पालतू एपी जीपी एचपी साथ में रखा करो। एपी अगर बोला 1 2 3 से बेस्ट कोई नहीं, जीपी अगर बोला तो 1 2 4, ठीक है, एंड वही अगर एचपी अगर बोला तो 1 1/2 1/3। जो एपी लिया है उसी को रेसिप्रोकल करके लेना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके देखोगे आपको ना ये वाला आंसर सेटिस्फाई होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर आर इन hp, ये hp में रहता है। ठीक है, अजम्पशन मेथड से और इजीली सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रूट ऑफ द इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हमें रूट्स पता है, हमें कंडीशन क्या पता है जी, हमारा अल्फा इज इक्वल टू बीटा, वी हैव इक्वल रूट्स। इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो मेरा इक्वेशन क्या बनता है जी, ये बन जाएगा ना, इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, अल्फा इंटू बीटा बिकम्स अल्फा स्क्वायर। और हमारा ये कब होता है, जब हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रहेगा तब। तो हमारा जो ये जो गिवन इक्वेशन है, यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो हमारा इक्वेशन बनता है जी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब सीधा मैच करो, ये क्या रहेगा अल्फा स्क्वायर और ये क्या रहेगा -2 अल्फा, -2 अल्फा। तो हमें क्या पता चला, -2 अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इधर जो 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, माइनस साइन इधर नहीं चाहिए, हमने माइनस साइन इधर ले लिया। अब माइनस साइन से हम क्या कर सकते हो, एक तो ऊपर मल्टीप्लाई करो, नहीं तो नीचे मल्टीप्लाई करो। नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ऑप्शन वैसे ही है। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बिकम्स सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो कोई एक ऑप्शन इससे मैच करता है क्या, ऑप्शन सी देखो, बी स्क्वायर इन ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर इन ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंफ्यूज करने के लिए देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वैसा भी दिया है, आप -2 अल्फा लिए या +2 अल्फा लिए उसके हिसाब से। आर यू गेटिंग, वो प्लस माइनस में भी झोल कर रहे हैं आप। एवरीवन क्लियर है, समझ में आया इसका आंसर कैसे निकाला हमने। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो आपका कौन सा टॉपिक है, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का काफी इजी वाला क्वेश्चन था, अगेन डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, बहुत इजीली सॉल्व होने वाला था। मैट्रिक्स अब तक आपका हुआ नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे बाद में। आंसर बता देता हूँ, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर इज डेल्टा, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड व्हाट इज a इनवर्स इज इक्वल टू, ऑप्शन इज ए। कैलकुलेशन के थ्रू इजीली हो जाता है। नेक्स्ट देखो जी, ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, हमारे 10th के पहले वाले जो कंसेप्ट थे उनके थ्रू होता है, ठीक है। ट्रायंगल ABC is inscribed in a circle.
अगेन ये कौन सा वाला एप्लीकेशन है जानते हो? दिस इज ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज. ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल सच दैट, अब देखो इसका ओरिजिन 0,0 पे है और इसका रेडियस कितना है जी? 10 यूनिट्स है. क्योंकि आप देखो ना ये पॉइंट 6,8 एंड -8,6 ये x और y की जगह पर डाल के देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 100. मतलब ये पॉइंट्स कहाँ पर है? यहाँ पर है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा है जी? पॉइंट B इज गिवन एज 6,8 एंड पॉइंट C इज गिवन एज -8,6. तो अब क्या पूछा है जी? ये एंगल क्या रहेगा? पहला वाला क्वेश्चन वही है, व्हाट इज एंगल BAC. अब हम क्या जानते हैं, अगर सेंटर अगर मेरा O रहेगा, ये जो भी एंगल रहेगा लाइक जैसे थीटा है तो यहाँ पर क्या बनेगा? 2 थीटा बनेगा. ये क्लियर है? एंड स्ट्रेट लाइन वाला भी अगर आपका कंसेप्ट हुआ रहेगा, यू विल फाइंड आउट ये जो 2 थीटा का वैल्यू मिलता है ये हमें कितना मिलता है जी? 90 डिग्री मिलता है. और अगर 2 थीटा अगर 90 है तो थीटा कितना रहेगा जी? 45. और 45 का मतलब ही क्या रहेगा? π/4. अब ये π/4 जब ये साइड पे रहेगा, ये a इधर भी तो हो सकता है. ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज ये रहते हैं कि भाई अपोजिट एंगल्स जो रहते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, दैट इज उनका सम हमेशा 180 होता है. तो भाई अगर ये 45 है तो ये क्या रहेगा? 180 - 45 दैट इज 135. 135 का मतलब ये क्या रहेगा जी? 3π/4. ऑप्शन में है π/4 और 3π/4. दिस इज अ मिक्सचर ऑफ 2 to 3 concepts, ट्रिगो का ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रेट लाइन. ठीक है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए. अब हमने क्या बोला भाई, पॉइंट ए किधर भी रहे एंगल तो हमेशा यही रहेगा. ए के कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते. तो इसका आंसर आप देखोगे सीधा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा. हमें ए बी या फिर ए सी का लेंथ दिया है क्या? नहीं, डेटा दिया ही नहीं है. पॉइंट ए किधर भी आ सकता है. एंगल ए तो हमेशा फॉर श्योर 45 डिग्री ही रहेगा या फिर 135 रहेगा. और उसके एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे वो हम बता नहीं सकते. ये क्लियर है? देखो मैं इनिशियल क्वेश्चंस ज्यादा डिटेल में ले रहा हूँ, उसके पीछे रीजन एक ही है, ये वो कंसेप्ट है जो आपके बिफोर 10 से हम जानते हैं. अब जैसे कि देखो अगले 2 क्वेश्चंस एक डायरेक्शन के ऊपर है. डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस हमेशा बम्पर ऑफर होता है. आइदर यू गेट ऑल ऑफ देम करेक्ट और ऑल ऑफ देम इनकरेक्ट. ठीक है, अब जब भी हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला क्वेश्चन रहता है, जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, डायग्राम बनाया. डायग्राम बनाने की वजह से अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हुआ. सेम थिंग अब देखो हमें क्या दिया है, ABCD इज ए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. ये ट्रेपेजियम क्या होता है पता है ना? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज नॉन पैरेलल. ठीक है, अब साथ में क्या दिया है जी? AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू DC. ठीक है, सच दैट ये क्या दिया है जी? दिस इज 2,3 है, दिस इज 4,3 है. आपको C दिया है साथ में, C इज 5,1. तो आपको पूछे भाई D क्या रहेगा? पहला वाला क्वेश्चन तो यही है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स. अब देखो ये सिर्फ x में चेंज हो रहा है, y में चेंज हो रहा है क्या? नहीं, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, y में चेंज है ही नहीं. अब इसको पैरेलल अगर ये है तो इधर इसका y कोएफिशिएंट अगर 1 है तो भाई इसका x कोएफिशिएंट क्या है पता नहीं, बट y कोएफिशिएंट तो हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा. आपका देखो ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन बी कट गया. ठीक है, अब नेक्स्ट साथ में क्या बोले जी? ABCD कौन से टाइप का ट्रेपेजियम है? आइसोसेलेस. मतलब इसके जो नॉन पैरेलल साइड्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे. ये समझ में आया? अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल रहने की वजह से क्या होगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम रहेगा. डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप सीधा लगाओगे यू विल फाइंड आउट आवर आंसर इज 1,1. आवर आंसर इज 1,1. अप्लाई करके देखो, 3 - 1 का होल स्क्वायर 4 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर 4, 4 - 5 का होल स्क्वायर 1. तो हमें d² क्या मिला? 5. या फिर d इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे? √5. यहाँ पर भी वही मिलना चाहिए. 3 - 1 का होल स्क्वायर
2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए जी आपका, इक्वल्स टू, ये रूट ओवर इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। तो हम क्या बोल रहे हैं, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 1, और ये स्क्वायर तो क्या होगा, 2 माइनस एक्स विल बी प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब क्या रहेगा, माइनस, सॉरी यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है जी, एक तो आपको +3 मिलेगा या फिर +1 मिलेगा। इस हिसाब से आपको कंफ्यूज करने के लिए 3,1 भी दे के रखा है, बट 3,1 डालोगे ना, यू विल फाइंड 2। अगर एक्स एक्सिस अगर इधर है तो 3 किधर आएगा, इधर आएगा। ये ट्रेपेजियम रहेगा क्या, ये पैरेललोग्राम बन जाता है, हमें ट्रेपेजियम चाहिए। ठीक है, इसलिए हम इसका कौन सा वाला वैल्यू लेंगे जी, 1,1। अभी डायग्राम बनाने की वजह से इफेक्टिवली समझ में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपेजियम। अगर आपको पता रहेगा कि नहीं पता नहीं, बट ये जो भी डायगोनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना, ट्रेपेजियम के अंदर आएगा, इतना तो जानते हैं फॉर श्योर। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट, वो 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, और इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 से छोटा नहीं होना चाहिए और 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो भाई अब देखो 2 एग्जैक्टली सेंटर में, बट एग्जैक्टली सेंटर में कब आता है, जब ये दोनों ऐसे रहता है। ठीक है, यू विल फाइंड आउट इनके ये वाले लेंथ का जो रेशियो रहता है, उसी रेशियो में हमारा ये ट्रेपेजियम डिवाइड होता है। जैसे कि ये वाला डिस्टेंस कितना है जानते हो, 2 यूनिट्स है। ये वाला डिस्टेंस 1 से लेकर 5 तक का कितना डिस्टेंस है, 4 यूनिट्स। तो इनका रेशियो देखो क्या है, 1:2, 1:2। और इंटरनल डिवीजन हम जानते हैं, अगर मेरा x1 y1 x2 y2 अगर m:n के रेशियो में है, तो ये बीच वाला पॉइंट क्या रहता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब m और n क्या है हमारा, 1 and 2, 1 + 2 3। तो भाई हमारा जो भी कोऑर्डिनेट है ना, उसको डिवाइडेड बाय 3 आना चाहिए। आपका ऑप्शन सी कट गया, ऑप्शन डी कट गया, ऑप्शन ए कट गया, आंसर इज ब्राउन। हमने सिर्फ एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट करके देखते हैं इसे। 7/2 कितना होता है, 3.5, 3 से बड़ा है, ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन सी में देखो 2 एग्जैक्टली बीच में, ये 1:1 रहता तब भी आता, वो भी नहीं आएगा। ऑप्शन डी भी उसी हिसाब से आपका कैंसिल आउट हो जाता है। एवरीवन क्लियर? और देखो 25 एंड 26 ये हमारे 3D से रिलेटेड है, इसको अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट 27 भी हमारा 3D से ही रिलेटेड है, 28 भी हमारा 3D से ही रिलेटेड है, 29 एंड 30 ऑल्सो 3D। अगेन दीज आर कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, अब देखो हमने 30 क्वेश्चंस देखे, 30 क्वेश्चंस में हमें डायग्राम बनाकर सॉल्व करने वाले कितने आए, हार्डली 4-5 आए रहेंगे। बट मोस्टली पेपर कैसा है जी हमारा, अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में भी हमने क्या देखा, हमारे जो प्रॉपर्टीज थे, थ्योरम्स थे, हम डायरेक्टली वही अप्लाई कर रहे थे। 31 मैट्रिक्स का है, 32। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ईजी है, ये सब्जेक्टिवली हो सकता है, स्टेटमेंट वाइज हो सकता है। The set of all irrational numbers between √12 and √15 R is an infinite set। तो एक स्टेटमेंट याद रखो, एक क्या 2-3 स्टेटमेंट, दो अलग अलग रियल नंबर के बीच में इनफिनाइट रियल नंबर होता है, और रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रैशनल नंबर एज वेल एज इरैशनल नंबर। तो दैट्स व्हाई दो अलग अलग रैशनल नंबर्स के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर रहेंगे, दो अलग अलग इरैशनल नंबर्स के बीच में इनफिनाइट इरैशनल नंबर्स रहेंगे। तो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट सही है गलत है, सही है, इट इज गोइंग टू बी अ इनफिनाइट सेट। नेक्स्ट देखो, द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स लेस देन 1000 इज अ फाइनाइट सेट। क्या लगता है, करेक्ट है इनकरेक्ट है? हाँ जी, क्या लगता है निधि? इनकरेक्ट, शायद इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। ओम
इनकरेक्ट है पक्का, कि देखो नेचुरल नंबर अगर बोला रहता तो सही रहता, इंटीजर्स बोला है, इंटीजर्स पीछे माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं, और 1000 से लेस बोला है ना, तो माइनस इन्फिनिटी तक का कोई भी ऑड इंटीजर हमेशा क्या रहेगा, उससे छोटा ही तो रहेगा, और इन्फिनिट सेट है ये, ठीक है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अब हमें पूछा क्या है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अब इसके ऊपर भी ध्यान देना है, कभी कभी क्या होता है पता है, अभी पिछले से पिछले अप्रैल, मतलब 2023 का अप्रैल जो था ना, उधर क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। बच्चों ने यहां पर मस्त दिमाग लगाया, भाई ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये नहीं पढ़ा ढंग से, उन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, भाई हम करेक्ट वाला लिखकर आ गए। ये समझ में आया, यू हैव टू बी अलर्ट एट एवरी स्टेप। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर आएगा वन ओनली, अल्फा। नेक्स्ट, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर हैविंग ऑल ऑफ द डिजिट एज ऑड। अपने को कितने डिजिट वाले चाहिए जी, 4 डिजिट, मतलब 1000 से छोटा नहीं होगा, 9999 से बड़ा नहीं रहेगा, तो हमारे पास कितने डिजिट्स है जी, 4 प्लेसेस है, ठीक है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर हैविंग ऑल डिजिट्स एज ऑड, सारे के सारे ऑड डिजिट। अब हमारे ऑड डिजिट कौन से है, 1 3 5 7 एंड 9, सारे के सारे डिजिट्स कैसे चाहिए, ऑड चाहिए। अब कहीं पर बोला है रिपीटेशन नहीं चलेगा, नहीं बोला मतलब रिपीटेशन अलाउड है, तो मेरे को एक बात है, ये पांचों में से अगर मैं एक यूज करूंगा तो ये जगह कितने तरीकों से भर सकता हूँ, 5 तरीकों से। काम कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, दूसरा भी 5 तरीके से, इनटू, तीसरा भी 5 इनटू, चौथा भी 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 का स्क्वायर 625। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है, इस टाइप का एक क्वेश्चन होमवर्क में किया था हमने, ठीक है। क्या पूछा है जी, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 100 प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर 100 क्या रहेगा। अब हमारा प्रॉपर्टी क्या है जी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया जी, यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा, और यहाँ पर क्या लिखा है जी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा को लिखा जी मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 100 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा का पावर 100, ये क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर का पावर 100 प्लस -2 ओमेगा का पावर 100। 2 रियल पार्ट, ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, अलग अलग कर दो, ये क्या हो जाएगा, -2 का पावर 100 इंटू ओमेगा स्क्वायर का पावर 100 प्लस -2 का पावर 100 इंटू ओमेगा का पावर 100। कुछ कॉमन ले सकते हैं, -2 का पावर 100। अब देखो पावर कैसा है, इवन है, तो माइनस साइन अपने आप कैंसिल हो जाएगा। एवरीवन क्लियर। अब देखो क्या बचा, हमने ये जब कॉमन लिया तो भाई ओमेगा स्क्वायर का पावर 100 एंड ओमेगा का पावर 100। अब ओमेगा स्क्वायर का पावर 100 मतलब ओमेगा का पावर 200 एंड दिस बिकम्स ओमेगा का पावर 100। हम क्या जानते हैं भाई, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इनके पास वाला अगर ये हमें इसको ऐसा लिख सकता हूँ 198 प्लस 2, और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 99 प्लस 1। ओमेगा का पावर 198 1, तो ये बन जाता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का पावर 99 1, तो ये बन जाता है जी आपका ओमेगा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना रहता है, -1, तो -1 मल्टीप्लाइड विथ 2 का पावर 100 क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 का पावर 100। आंसर इज, हाँ जी है उसी टाइप का। आपको ना ये पावर 100 की जगह पावर 5 इस टाइप से पूछा है। हाँ विदाउट पावर भी है, ठीक है, तब एडिशन नहीं इनटू करके पूछा है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हम स्मॉल स्केल वैल्यूज पे काम क्यों करते हैं, स्मॉल स्केल में डिटेल्स भी काफी कम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो मैट्रिक्स वाला है, मैट्रिक्स वाला आपको समझेगा नहीं, बट
यहां पर आपको एक वर्ड तो समझ में आ गया होगा, नल मैट्रिक्स। अब मुझे एक सिंपल, अगर किसी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या रहता है, दोनों में से कोई तो एक जीरो रहेगा। सेम, if A and B are two square matrix such that of the same order such that A into B is equal to null matrix, उन दोनों का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आ रहे हो तो क्या होगा, आइदर A और B, दोनों में से कोई तो एक नल मैट्रिक्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, ये बाइनोमियल थ्योरम का है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। 37 हमारे काम का है जी। If p times of pth term of an AP is equal to q times of qth term, where p is not equal to q, then what is p plus qth term is equal to? एक ही AP है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा जी, p times of pth term is equal to q times of qth term for a given AP। अब हमारा pth term क्या रहता है जी, a into p minus 1 times of d, और ये क्या रहता है जी, q into a plus q minus 1 times of d। इस टाइप से करना था। और अब हमें क्या पूछा है जी, व्हाट इज p plus qth term। अब p plus qth term क्या रहेगा जी, a plus p plus q minus 1 times of d। आपको ये पूछा, गिवन डेटा से जाएंगे तो आराम से सॉल्व हो जाता है। बट अगेन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ट्रैप। देखते से लगता है भाई ये इजी है, लग जाएगा, पता चल जाएगा, बट दीज आर ट्रैप। क्यों? क्योंकि भाई इनके कैलकुलेशन में जाएंगे तो भाई आपका कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम खल्लास। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम किस में डालते हैं, भाई तू रुक मैं लिख के आता, तू रुक यहीं पे रुक, मैं आता थोड़ी देर में। समझ में आया? एवरीवन क्लियर? जब समय रहेगा तभी भिड़ेंगे, अदरवाइज कीड़े नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ये वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये सीधा प्रॉपर्टीज ऑफ एपी और जीपी के ऊपर है। ए लेट p इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, q इज इक्वल टू लॉग ऑफ x क्यूब, r इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू 5, वेयर x इज ग्रेटर देन 1, which of the following statement is or are correct। हमने 7th प्रॉपर्टी ऑफ जीपी याद करो। If x, x cube, x raised to 5 are in GP, then log of x cube and log of x raised to 5 will be in AP, which is nothing but PQ and R। तो PQ and R are in AP, correct है। नेक्स्ट क्या बोला है, PQ and R can never be in GP, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? आपको x, x क्यूब, x रेज़ टू 5 के बारे में नहीं पूछा है, PQR। अभी PQR अगर ऑलवेज AP में रहेंगे तो ये GP में कैसे रहेंगे? Until and unless P is equal to Q is equal to R, x is equal to 1 होगा तभी तो ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज होगा क्या? नहीं। बट हमें गिवन क्या दिया है जी, क्रूशियल पार्ट यहाँ पर, x is ग्रेटर देन 1, 2 रख के चलो ट्राई करके देंगे। एक को मिलेगा log of 2, दूसरा मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ log 2, नेक्स्ट मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ log 2। बोलो नहीं ना, एपी में रहेंगे ना ये। अब ये x क्यूब है ना तो 3 सामने आएगा ना, ये 3 सामने आएगा, 5 सामने आएगा, तो ये क्या बन जाता है, log of x, 3 टाइम्स ऑफ log of x, 5 टाइम्स ऑफ log of x। मतलब log of x में मैंने 2 टाइम्स ऑफ log of x ऐड कर दिया तो 3 टाइम्स ऑफ log of x मिलेगा। 3 टाइम्स ऑफ log of x में मैंने अगेन 2 टाइम्स ऑफ log of x ऐड कर दिया तो 5 टाइम्स ऑफ log of x मिलेगा। ऐड कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस, तो ये क्या रहेंगे, एपी में रहेंगे। बट दिस नेवर इन जीपी। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर ये इक्वल टू रहता ना तो पॉसिबिलिटी था, ठीक है। बट जीपी में भी हम क्या बोलते हैं, नहीं नॉन जीरो टर्म्स होने चाहिए, लॉग ऑफ 1 इज ऑलवेज 0, इसलिए वो पॉसिबल होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखो जी, डिटरमिनेंट है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिटरमिनेंट जैसे हो जाएगा ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। सिग्मे का इसका मतलब रहता है जी समेशन, ठीक है। एक बार n इक्वल्स टू क्या रखेंगे 1, दूसरी बार n इक्वल्स टू 2, अब टू कहां तक जाना है, 20 तक जाना है। आप ना सिर्फ ना पहले 2-3 वाले देखो जी, आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अब इसको टैकल कैसे करते हो देखो, हमें क्या दिया है जी, समेशन n हेडिंग फ्रॉम 1 से लेकर
20 ब्रैकेट के अंदर क्या है जी, i का पावर n-1 प्लस i का पावर n प्लस i का पावर n+1। अब सबसे पहले याद रखो जी हमारे i के पावर्स किस तरीके से जाते हैं। दिस इज i, दिस इज -1, दिस इज -i, दिस इज +1। एक नंबर के ऊपर वाला और नीचे वाला हमेशा एक दूसरे का नेगेटिव है। एक नंबर के ऊपर वाला और नीचे वाला हमेशा एक दूसरे के नेगेटिव है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो n = 1 डाल के देखो तो ये क्या बन जाएगा, i का पावर 0, i का पावर 1, n = 1 डाला तो i का स्क्वायर, i का पावर 0 1, i स्क्वायर -1, 1 -1 कैंसिल तो क्या बचा, i का पावर 1। n = 2 डाल के देखो क्या हो जाएगा, ये i बचेगा, ये i स्क्वायर बचेगा और ये i क्यूब हो जाएगा। i इज i क्यूब इज माइनस है, प्लस है माइनस है कैंसिल तो क्या बचा, i स्क्वायर बचा। बेसिकली क्या हो रहा है, n = 1 डाला तो i का पावर 1, 2 डालेंगे तो i का पावर 2 बच रहा है सिर्फ। ऐसा आप 20 तक डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, i का पावर 1 प्लस i स्क्वायर प्लस i3 प्लस i4, ये अप टू जाएगा जी i का पावर 20 तक। और हम क्या जानते हैं, 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का एडिशन हमेशा 0 आता है। ये आपके 4 कॉन्जिक्यूटिव में आ रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, अल्टीमेटली 0 ही आएगा। Consider the following numbers. Tan of 22.5. This is nothing but tan of theta by 2. Theta is equal to 45. Tan of 45 by 2 और tan theta by 2 का फॉर्मूला क्या है, 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta का रूट ओवर 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, उसके हिसाब से तो हमें निकालना था भाई इसमें से कौन सा नंबर इरेशनल है कौन सा है। अब इनके वैल्यूज जैसे हम निकाल के ऐड करेंगे हो जाएगा। जैसे कि cot 22.5 क्या रहता है, दिस इज नथिंग बट tan of 67.5 एंड 67.5 क्या होता है जी, 135/2। हाफ एंगल वाले फॉर्मूले हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे समझ में आ रहा है। फर्स्ट किया, 2 किया, थर्ड वाला बहुत इजी है, पहले में से दूसरा माइनस करके देखना है। नाउ जस्ट ये करने के बाद हमें क्या देखना चाहिए, ऊपर तीनों में से कितने नंबर्स हमारे क्या रहेंगे, इरेशनल रहेंगे, ये देखना है। ये सिर्फ कैलकुलेशन वाला था। अगेन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ट्रैप, ज्यादा टाइम खाने वाले होते हैं। आपको फॉर्मूला पता है बट कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा आपका टाइम जाएगा। ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये 3D वाला क्वेश्चन है। ये वाला देखो जी, इफ p टाइम्स ऑफ tan थीटा माइनस 30 इज इक्वल टू q टाइम्स ऑफ tan ऑफ थीटा प्लस 120, then what is p plus q upon p minus q is equal to tan of a minus b tan of a plus b अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 120 को भी मैंने क्या लिखा जी, tan of 90 plus 30। ठीक है, इस हिसाब से लिखेंगे जब इसका एक्सपेंशन करेंगे। थ्रू आउट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगेन सच टाइप ऑफ जो लेंथी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस रहते हैं हम उनको स्किप करके हम आगे जाते हैं। कम से कम क्वेश्चन का डेप्थ तो पता चल गया, नेक्स्ट पे हम सीधा जा सकते हैं। देखो हमें 2.5 घंटे में सारे के सारे क्वेश्चंस कम से कम एक बार नजरों के नीचे से जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई पूरा का पूरा ना क्वेश्चन पेपर ना ये कर दिया एंड यू आर लाइक सर आखिरी के 15 क्वेश्चंस मैंने देखे ही नहीं, 15 में से तो 10 ना ऐसे होते थे मेरे से, 25 मार्क का हो गया ना घाटा। क्यों? क्योंकि भाई आपने एक बार भी उसके ऊपर से नजर नहीं घुमाया, दैट्स वाई। ठीक है, 45 if a and b are two non-empty sets having, अभी है ना रिलेशन वाला अपना जो 10वां प्रॉपर्टी है ना, रिलेशन चैप्टर में कुछ रिजल्ट्स देखे थे याद है, उसका 10th प्रॉपर्टी, if a and b have n elements in common then a cross b and b cross a have n square elements in common। याद आ रहा है? तो भाई इसके अंदर अगर 10 एलिमेंट्स अगर कॉमन रहेंगे तो a क्रॉस b b क्रॉस a में कितने रहेंगे, 10 का स्क्वायर, 100 इज द आंसर। ठीक है, जिसने लिखा है गलत लिखा है। ये क्लियर है? सिंपल प्रॉपर्टी जस्ट अप्लाई करना। ठीक है, 46। अब देखो 46 टाइप का जब भी एक क्वेश्चन आता है ना, बीवेयर, यहाँ पर क्या करना रहता है, n का वैल्यू हम कहाँ से शुरू करेंगे, 1। हमें किसके लिए पूछा है, 100 के लिए, उतना हायर लेवल के लिए नहीं जाना। हम क्या करेंगे 1 2 एंड 3, सिर्फ ये n के वैल्यूज ये 3 डालेंगे। पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, क्यों बताता हूँ। मैथ में हमेशा एक चीज याद रखो,
once is accident, twice is coincident, 3 times makes the pattern. आपने ये भी देखा रहेगा, हम सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, यू आर लाइक सर इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, वैसा भी तो कर सकते हैं। आप सिर्फ एक क्वेश्चन देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते। ये क्लियर है? n का वैल्यू 1 डालो, क्या होगा? 7 to the power 1 minus 6 into 1, 7 minus 6 क्या आया? 1। 1 को 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 1, राइट? 2 डाल के देखो आप, 7 स्क्वायर 49 माइनस 6 इंटू 2 12, 49 माइनस 12 37, 37 को डिवाइड करेंगे 36 से, रिमाइंडर क्या मिला? 1। भाई एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार अगर हुआ ना, खत्म। n इज इक्वल टू 3 डालो, 7 क्यूब 343, ठीक है? 6 इंटू 3 18, 343 माइनस 18 325, और 324 होता है 18 का स्क्वायर। और भाई 18 का स्क्वायर अगर है ना तो भाई 36 से तो फॉर श्योर ये डिवाइड होगा ही होगा। अगेन रिमाइंडर कितना मिला? +1। n इक्वल टू 1 पे 1 रिमाइंडर मिला, 2 पे 1 रिमाइंडर मिला, 3 पे भी 1 रिमाइंडर मिला, तो फॉर श्योर 100 पे भी 1 रिमाइंडर ही मिलेगा। जरूरी है क्या इसके लिए कोई तो ऐसा तड़ाकेबाज फॉर्मूला पता रहे? नहीं, सीधा हम स्मॉल स्केल वैल्यूज डालकर भी आंसर निकाल सकते हैं। प्योर अलजेब्रिक क्वेश्चन, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ देते हैं बच्चे। 45 वाला देखो और 46 वाला देखो, कुछ दिमाग लगाना पड़ा हमें, ऑब्वियसली लगाना पड़ा, याद करना पड़ता है, बट एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ा क्या हमें? नहीं, हमें ऑलरेडी पता था। और देखो कंसेप्ट के टच में रहते हो ना तो ऑन द स्पॉट अपने आप याद आ जाता है, ठीक है? नेक्स्ट 47, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4 स्ट्रेट लाइंस एंड अ सर्कल, इंटरसेक्शन बिटवीन द लाइंस एज वेल एज सर्कल एंड द लाइंस। ओके, 4 अलग अलग स्ट्रेट लाइंस। हम ट्राई क्या कर रहे हैं भाई? हर एक स्ट्रेट लाइन और हर एक सर्कल आपका अलग अलग आ रहा है, और साथ में क्या पूछा है जी? एक सर्कल है, एक सर्कल है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4 स्ट्रेट लाइंस एंड अ सर्कल। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है? सबके साथ हो रहा है, सबके साथ कनेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, 12 तो है नहीं, और क्या मतलब? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन? एक से ज़्यादा 3 पॉइंट्स भी तो हो सकते हैं। अगर कुछ अगर इस तरीके से गया तो भी सेम ही रहेगा। ओके, इसको हम इस तरीके से जा सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन को एक सर्कल कितने पॉइंट पे कट कर सकता है? मैक्सिमम 2। तो हर एक सर्कल के हर एक लाइन के साथ देखो कितने बनेंगे? एक स्ट्रेट लाइन के साथ 2 मिलते हैं, तो 4 स्ट्रेट लाइन के साथ कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे। तो एक सर्कल के 4 लाइंस के साथ कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिले जी? 8 मिले। अब एक सर्कल को हमने कवर कर दिया। अब यहाँ पर कोई भी 2 लाइंस के एक एक पकड़ के चलना है, ठीक है? कोई भी 2 लाइंस के कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे? एक ही मिलेगा, ठीक है? बट अब इनका पीएनसी करना अगर पड़ेगा तो दिस बिकम्स 4C1 ये तो हम सीधा ऐसे कर सकते हैं। हमारे ये पीएनसी वाला क्वेश्चन है, हमारे टोटल 5 एलिमेंट्स है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमें कम से कम कितने एलिमेंट चाहिए रहेंगे? 2 एलिमेंट चाहिए ही चाहिए रहेंगे, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 60। In an AP, the ratio of sum of first P terms to the sum of first Q terms is equal to P square is to Q square. Which of the following is correct? ठीक है? The first term is equal to the common difference. The first term is equal to the twice of the common difference. The common difference is equal to the twice of the first term. The first term is equal to the square of the common difference. Again, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जी? Sum of P terms and sum of
क्यू टर्म्स, इनका जो भी रेशियो रहेगा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ पी टर्म्स इज टू सम ऑफ क्यू टर्म्स, ये क्या दिए जी, पी स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर। सम ऑफ पी टर्म्स क्या बनेगा अपना, पी बाय टू, टू ए प्लस पी माइनस वन टाइम्स ऑफ डी अपॉन क्यू अपॉन टू, यहाँ पर क्या बनेगा, टू ए प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स ऑफ डी, ये टू टू कैंसिल हो गया। नाउ इफ दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, तो हम क्या बोल के चल सकते हैं, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। तो टू ए प्लस पी माइनस वन टाइम्स ऑफ डी अपॉन टू ए प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स ऑफ डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, पी इज टू क्यू। हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है, हमें किसको आइसोलेट करना है जी, ए और डी को आइसोलेट करना रहेगा। हम इसी कैलकुलेशन को आगे फॉरवर्ड करेंगे, हमें आंसर मिल जाता है। तरीका पता चला, गिवन डेटा पूरा का पूरा किस में था, स्टेटमेंट में था, हमने इसको कौन से वाले फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया, मैथमेटिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया, एंड वी कैरी ऑन। अब इस टाइप के क्वेश्चंस अगर ये कन्वर्ट नहीं कर पाए तो भाई ट्रैप है, कन्वर्ट अगर कर पाए तो स्मूथ रास्ता रहेगा आगे। 49, व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल रूट्स फॉर द इक्वेशन। अब देखो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इधर कुछ भी डालो ना, ये होल स्क्वायर होने की वजह से ये स्क्वायर वाला टर्म हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ऑब्वियसली इसके कितने सॉल्यूशंस रहेंगे सो दैट ये वैल्यू इक्वल टू जीरो आए, एक भी नहीं होगा, क्योंकि 1 डालेंगे तो ये जीरो होगा, ये अलग आएंगे, 3 डालेंगे तो ये जीरो होगा, ये दोनों अलग अलग आएंगे, 5 डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, बाकी के दोनों नॉन जीरो आएंगे बट पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। सेट्स वाला क्वेश्चन है जी। In a class of 240 students, 180 passed in English, 130 passed in Hindi, and 150 passed in Sanskrit. Further, 60 passed only in one subject. 110 passed only in 2 subjects, and 10 have passed in none of the subjects. How many passed in all 3 subjects? आपको बेसिकली A यूनियन B यूनियन C पूछा है, और आपको बाकी का सब कुछ दे चुके हैं। ऑल 3 सब्जेक्ट्स ना, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पूछा है, ठीक है। अब अगेन सेट वाले क्वेश्चन के लिए मैंने हमेशा आपको क्या बोला है, गो फॉर वेन डायग्राम। तो भाई वेन डायग्राम अगर बनेगा तो आंसर इजीली आएगा। डू आई नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन या करोगे खुद से, करेंगे, ओके। ये देखो क्वेश्चन नंबर 51, लेट समेशन ऑफ xi स्क्वायर इज इक्वल टू 850। अभी xi का स्क्वायर मतलब क्या रहता है, i1 से लेकर 1 मतलब पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरे टर्म का स्क्वायर अप टू 9th टर्म का स्क्वायर। ये कितना दिया है जी, 855। इफ m इज मीन एंड सिग्मा इज, ओके ये स्टैटिस्टिक्स वाला क्वेश्चन है, ये हमारा चैप्टर बहुत एंड में रहता है, इसको हम झंझट में नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मूला पता रहेगा तब भी जाओ, अदरवाइज आगे जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है, ये वाला बहुत बेसिक क्वेश्चन है। द मीन ऑफ द सीरीज x1 x2 x2 अप टू xn इज x बार। बेसिकली आपको क्या दिया है जी, x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn। इनका मीन मतलब क्या रहेगा, ये कितने टर्म से, n टर्म से, तो डिवाइडेड बाय n रहेगा। अब क्या बोला है, इफ लास्ट टर्म xn इज रिप्लेस्ड बाय k, व्हाट इज द न्यू मीन। अब आपको xn की जगह पर कौन लेकर आना है, k लेकर आना है, तो मतलब आप टोटल में से xn को हटा दोगे और xn को हटाने के बाद k को ऐड करोगे, आपका टोटल क्या बन जाएगा, n टाइम्स ऑफ x बार। उसमें से हमें xn हटाना है, उसकी जगह क्या लेकर आना है, k लेकर आना है, और नया वाला मीन निकालना है तो n से डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर इज डेल्टा, ठीक है। 53, ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, बट ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है जो आपका नहीं हुआ है। प्रोबेबिलिटी 55 भी प्रोबेबिलिटी, 56 भी प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है। द परफेक्ट डाइस, 2 परफेक्ट डाइस आर थ्रोन। अब ये परफेक्ट डाइस का मतलब क्या रहता है, वो बायस नहीं रहता है, कुछ कॉइन्स रहता है ना भाई, इसमें हमेशा हेड्स ही आता है, कुछ डाइस रहते हैं उसमें कभी 6 आते ही नहीं है, इस टाइप के नहीं।
इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोबेबिलिटी, मतलब हेड एंड टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 1/2, दो ही है। तो डाइस पे कितने नंबर्स आते हैं? 6 आते हैं टोटल, तो हर एक का आने का प्रोबेबिलिटी सेम 1/6 1/6 1/6 एंड अप टू 1/6, ठीक है। तो परफेक्ट डाइस मतलब नॉन बायस्ड। What is the probability that sum of the numbers on the faces is neither 9 nor 10? तो 9 और 10 निकालेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, आपका आंसर मिल जाता है, ठीक है। 57 अगेन प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 58 प्रोबेबिलिटी 59। अब देखो अगेन प्रोबेबिलिटी 60 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी पीएनसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। okay. 61 62 पहला ऐसा क्वेश्चन है जो कैलकुलस का दिखा है अभी। ओके ये भी कैलकुलस वाला ही है। ओके देखो 65 एंड 66 ये भी कैलकुलस वाले ही है। 67 68 कैलकुलस वाला ही है। 69 भी कैलकुलस, 70 भी कैलकुलस, 71 चलो भाई अपने वाला आ गया। x is greater than 1, y is greater than 1 and z is greater than 1 be in gp। तो ये अपना एक जीपी लेकर चलो 248 हो गया, ले लिया 248 पालतू जीपी। देन ये क्या हो जाएगा, ठीक है इस हिसाब से। नहीं तो और अपना ये लॉग विथ नेचुरल बेस है ना। अब नेचुरल बेस का मतलब क्या रहता है हमारा, लॉग ऑफ वॉट एवर विद बेस ई रहता है, और ई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहता है वो मैंने लिखवा के दिया था, वो कितना रहता है 2.7। दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो मैंने क्या पकड़ लिया जी, एक्स और वाई और जेड को। मैंने एक्स को पकड़ लिया ई, वाई को पकड़ लिया ई स्क्वायर और जेड को पकड़ लिया आगे जीपी में, ठीक है। अब ये क्यों लिया, क्योंकि भाई हमारा लॉग विथ नेचुरल बेस था, दैट्स वाई लिया, ठीक है। अब क्या पूछा है, अब ये डालोगे तो देखो क्या बन जाता है आपका, एल एन लॉग ऑफ ई विद बेस ई 1, एल एन वाई ये क्या हो जाएगा आपका 2, एल एन जेड ये क्या हो जाएगा आपका 3। अब आपको क्या पूछा है 1/1 प्लस लॉग एक्स, मतलब 1/2, 1/1 प्लस 2 1/3, 1/1 प्लस 3 1/4। ये क्या रहेंगे, इसको रेसिप्रोकल किया तो ए पी होता है, तो ये क्या रहेगा एच पी। आगे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट डिटरमिनेंट वाला है, बट ओमेगा देखो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में घुसेड़ के पूछा है। नेक्स्ट the sum of first n times of a series is n times of 2n plus 1, what is the nth term? फाइनल टर्म हमारा क्या रहेगा इफ दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज। अब देखो सीरीज बोला है, प्रोग्रेशन बोला है क्या, एपी या फिर जीपी ऐसा कुछ बोला है क्या, बिल्कुल नहीं। तो हम यहां पर क्या करेंगे भाई, n इक्वल टू 1 डालेंगे तो हमें कौन सा टर्म मिलेगा, फर्स्ट टर्म मिलेगा। n इक्वल टू 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। और हम क्या जानते हैं भाई s2 माइनस s1 करेंगे तो हमें सॉरी a2 मिलता है, हम s3 माइनस s2 करेंगे तो हमें a3 मिलता है। तो सिमिलरली मैं sn माइनस sn माइनस 1 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, nth टर्म मिलेगा, लास्ट टर्म मिलेगा। ये क्लियर है। अब पहले से 2-3 टर्म्स निकाले तो आपको क्या पता चल जाता है, एक पैटर्न पता चल जाता है। एवरीवन क्लियर, गुड। 74 पीएनसी वाला क्वेश्चन है, 75
permutation and combination 76. Quadratic equation. If n is a root of the equation this and m is a root of equation this, where m is not equal to n, then what is p plus m plus n? ये क्लियर है एवरीवन? देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इफ n इज अ रूट तो ये क्या बन जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस पी एन प्लस m इज इक्वल टू 0. इफ m इज अ रूट देन ये क्या बन जाता है m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस n इज इक्वल टू 0. दोनों का राइट हैंड साइड अगर 0 है तो भाई ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्ट करते हैं, इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना. आपका p m और n के टर्म में पूरा का पूरा इक्वेशन आ जाता है. हमें सिर्फ बाद में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. ये क्लियर है? नेक्स्ट 77. In how many ways can a student choose n-2 courses? Okay, ये PNC वाला क्वेश्चन है. 78 डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन है. $79 मैट्रिक्स, 80 मैट्रिक्स, 81 ये है जी हमारा वेक्टर्स वाला, 82 वेक्टर्स, 83 वेक्टर्स, 84 वेक्टर्स. ऊपर ऐसा एरो आया ना मतलब वेक्टर. 85 वेक्टर्स, 86. ओके, ये हमारा है जी कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला. The diagonals of a quadrilateral ABCD are along the line this and that. Okay, the quadrilateral ABCD may be, ठीक है. अब क्या बोला है जी, हमारा एक जो quadrilateral है उसके diagonals ये लाइन के अलॉन्ग है. मतलब एक लाइन क्या रहेगा हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और दूसरा लाइन क्या रहेगा हमारा 4x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर ये माइनस 1 इक्वल टू 0 रखा तो भी चल जाता है. इसका स्लोप इज 1/2, इसका स्लोप इज -2. 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो फॉर श्योर. ये रोम्बस रहेगा, इसने गलत लिखा. इसका आंसर इज रोम्बस बिकॉज डायगोनल आर परपेंडिकुलर. रोम्बस जानते हो ना, काजू कतली के जैसा, उसके डायगोनल्स क्या रहते हैं, हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहता है. ये कैसे किया भाई, हमने ये दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल कैलकुलेट किया. ये क्लियर है? ये स्ट्रेट लाइन या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला क्वेश्चन है. 87 फोका ऑफ इलिप्स कोनिक सेक्शन. 88 if p q r and s are vertices of a parallelogram then what is. अब यहाँ पर आप सीधा देखो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज क्या रहते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ठीक है, मतलब जो पी क्यू रहेगा वही आर एस रहेगा और जो क्यू आर रहेगा वही पी एस रहेगा. समझ में आया? दो इक्वेशन और दो अननोन एक्स एंड वाई, सॉल्व हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट 89 इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कोनिक सेक्शन. 90 पैराबोला, ये कोनिक सेक्शन ही है ये भी. 91 स्ट्रेट लाइन, स्पेशली ये कोरिलेशन रिग्रेशन वाला है. 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन. देखो अब तक हमें स्टैटिस्टिक्स वाले हार्डली 2 क्वेश्चंस मिले, रिग्रेशन वाला 1 क्वेश्चन मिला. ये रिग्रेशन वाला क्वेश्चन भी कहां पर मिला, 75% को पेपर देखने के बाद. 92 द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 130. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? इसका आंसर इज 19. बहुत इजी है. ठीक है, हम n इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसा पुट करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. इन दोनों का मीन मतलब क्या रहेगा, 1 + 4/2, 1 + 4 + 9/3, 1 + 4 + 9 + 16/4, तो 1 + 4 + अप टू ये n² अपॉन n. तो ऊपर वाला क्या है जी, बेसिकली समेशन ऑफ n². और समेशन ऑफ n² वाला फॉर्मूला हमने देखा था जी, n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6. अब हमें क्या बोला जी, इसका मीन चाहिए.
तो मीन के लिए हम क्या करेंगे, n से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर भी n से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 130। ठीक है, तो देखो ये आपका कौन से टाइप का इक्वेशन बन जाता है, हिंट देता हूँ, क्वाड्रेटिक बनता है। ठीक है, लाइक 6 टाइम्स ऑफ 130 इट बिकम्स 780, और ये क्या बन जाता है आपका 2n स्क्वायर, 2n प्लस n, 3n, 1 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से आपका बनता है। अब सबसे सिंपल तरीका आपको ये भी अगर मिल गया, लाइक n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या चाहिए आपको, 780। आप यहां से नहीं जाना चाहते भाई, यहां से जाओ। दिस इज नथिंग बट 26 इंटू 30। ठीक है, 26 3 यही आता है। ओके, थोड़ा अजीब जा रहा है, इसको ऐसे गए तो कैसा रहेगा, 20 टाइम्स ऑफ 39। ठीक है, अब देखो ये n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 के बीच में डिफरेंस कितने का है, n का डिफरेंस है। मतलब ऐसे दो टर्म्स लेने हैं, उनके बीच का डिफरेंस ये छोटे वाले टर्म से एक से छोटा होना चाहिए। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 19, जो कि इससे कितने से छोटा है, एक से छोटा है। तो भाई n का वैल्यू क्या आएगा आपका 19 यहाँ पर। या फिर अगर आपका ये इक्वेशन अगर बनता है ना, लाइक 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 इज इक्वल टू 780, 780 को अगर इधर लेकर आओगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 779। करो डिस्क्रिमिनेंट, बहुत लेंदी जाएगा। ठीक है, तो बेटर तरीका क्या होता है, ऑप्शन डालकर सीधा पुट भी चेकआउट भी कर सकते हो। 93, 3 distinct natural numbers are chosen at random, P and C. (94) प्रोबेबिलिटी, 95 भी प्रोबेबिलिटी, 96 भी प्रोबेबिलिटी का ही है। 97 प्रोबेबिलिटी, 98 प्रोबेबिलिटी, 99 अगेन प्रोबेबिलिटी, 100 स्टैटिस्टिक्स। अब देखो 101 एंड 102, दिस इज ऑन फंक्शन, चैप्टर फंक्शन। Let f of g of x is equal to cos square of root x and g of f of x is equal to mod of cos x. Question 1, what is f of x? Question 2, what is g of x? अब क्या बोला था, f of g of x मतलब x के ऊपर पहले g लगता है बाद में f लगता है, g of f of x मतलब x के ऊपर पहले f लगता है बाद में g लगता है। अब ये cos square of root x मतलब पहले रूट लगा बाद में cos square लगा ना, इसका मतलब g क्या रहेगा, रूट होना चाहिए, और f क्या रहेगा, cos square होना चाहिए। अब इसी को अजम्पशन को उल्टा करके इसके ऊपर क्रॉस चेक करो, पहले रूट बाद में स्क्वायर, अब पहले स्क्वायर बाद में रूट, भाई स्क्वायर एंड रूट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो लाइक cos स्क्वायर ऑफ x का रूट cos x, सही है। तो हमारा क्या आ जाता है, f ऑफ x विल बी cos स्क्वायर ऑफ x एंड g ऑफ x विल बी रूट x। सिर्फ एक क्वेश्चन को देखोगे ना, गिवन डेटा को यूज करना नहीं होगा। डायरेक्शंस में बम्पर ऑफर क्यों बोला, दोनों की दोनों क्वेश्चंस का लैंग्वेज देखोगे, यू विल फाइंड आउट भाई इधर जो मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ, इधर वाला भी मेरे को हेल्प करेगा ही करेगा। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी इस तरीके से करोगे भाई, विथ 1 स्लैश यू कैन हैव बोथ पीसेस। ये क्लियर है, इसका g ऑफ x विल बी रूट, अप्लाई करके देखो चाहे तो, f ऑफ g ऑफ x, तो बेसिकली क्या होगा, पहले g ऑफ x आएगा रूट x, उसके ऊपर cos स्क्वायर ऑफ g ऑफ x, बट g ऑफ x इज रूट x, तो cos स्क्वायर ऑफ रूट x है क्या, गिवन डेटा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो जी क्या है, f g ऑफ f ऑफ x, तो पहले f लगेगा बाद में g लगेगा, तो मैंने cos स्क्वायर ऑफ x लिया, उसका रूट किया, cos स्क्वायर ऑफ x मतलब cos x का होल स्क्वायर का रूट मतलब सिर्फ आएगा cos x प्लस माइनस cos x बेसिकली, बट रूट के अंदर कभी हम निगेटिव लेते हैं क्या, नहीं, इसलिए हमने क्या लगाया वहां पर, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, 103 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद है, भूल गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सीडिया टाइप जाता है।
उसका वैल्यू सिर्फ इंटीजर में ही आता है। तो ये 0.999 ये हमेशा 0 आएगा और ये 1.001 ये हमेशा 1 आएगा। इस लाइक 0 का स्क्वायर 0, माइनस 0 का स्क्वायर 0, प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 1 0। अल्टीमेटली आंसर आपको क्या मिलेगा? 0। ओके 104, ये जो क्वेश्चन है ये कैलकुलस वाला है, ठीक है। 105 द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके ये भी आपका कैलकुलस वाला ही है। 106 व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, ये भी कैलकुलस वाला है। 107 एंड 108 ये आपके कोनिक सेक्शन वाले पैराबोला। ओके इनके सीधा फॉर्मूलेज रहते हैं, पता है कोनिक सेक्शन के? नहीं पता रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज पता है ना, उससे कम ही रहता है, बट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज के ऊपर अगर आप आदत डाल लोगे तो आपको ये अगला वाला पार्ट भी काफी इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन 109 एंड 110 कैलकुलस वाला है। 111 अब देखो लेट z इज इक्वल टू क्या दिया है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y एंड y क्या दिया है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस x। अब देखो ये वाला पार्ट हमेशा क्या आएगा? x का वैल्यू कुछ भी रहे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो उससे छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमेशा -1 से लेकर 0 के बीच में ही आएगा, और इसलिए ये हमेशा वैल्यू हमेशा -1 ही आएगा z का। इफ x इज नॉट एन इंटीजर बट पॉजिटिव देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? हमेशा 0 आएगा, ठीक है। सॉल्व करके दिखाओ क्या? बहुत इजी है। दिस इज लाइक हैविंग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। उल्टा अप्रोच करके देखो, हमें z इज इक्वल टू क्या दिया है जी? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y, और y इज इक्वल टू क्या दिया है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस x। x के बारे में क्या बोला है? x इज नॉट एन इंटीजर बट इट इज ए पॉजिटिव नंबर। कुछ भी पकड़ के चलो, 2-3 पे ऊपर। लेट जैसे मैंने x इज इक्वल टू क्या पकड़ा? 1.5, तो देखो y क्या हो जाता है? 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? 1 बराबर, और x का वैल्यू क्या डाला है हमने? 1.5, ठीक है। 1 माइनस 1.5 0.5, तो y का वैल्यू क्या मिला? माइनस ऑफ 0.5, और यही वैल्यू अगर आप इधर डालोगे तो क्या बन जाता है? माइनस ऑफ 0.5। अब माइनस ऑफ 0.5 से छोटा वाला इंटीजर कौन सा है? -1। तो z का वैल्यू हमेशा, इसने क्या 0 किया क्या? गलत किया है, -1 इज द राइट आंसर। क्योंकि x को इंटीजर नहीं बोला है बट एक पॉजिटिव नंबर, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर पकड़ के चलो हमेशा वैल्यू ऐसा ही मिलेगा। 112 अगेन कंपोजिशन के ऊपर ही है। f of x is 4x plus 1, g of x is kx plus 2 such that f of x is equal to g of x। ये तब भी पॉसिबल होता है जब ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे जी? अप्लाई करके देखो। f of g of x मतलब क्या बनेगा आपका? 4 टाइम्स ऑफ g of x प्लस 1। f of g of x इज इक्वल टू g of f of x मतलब क्या बनेगा? k टाइम्स ऑफ f of x प्लस 2। आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना था, और g of x का वैल्यू क्या है जी? k of x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 1, और ये क्या है जी? k टाइम्स ऑफ 4x प्लस 1 प्लस 2। कितने अननोन है यहाँ पर? सिर्फ एक ही अननोन बचा, दैट इज k, ठीक है। 4kx प्लस 8 प्लस 1, 4kx प्लस k प्लस 2, ठीक है। 4kx कैंसल, 8 प्लस 1 9 इज इक्वल टू k प्लस 2 माइनस 2, तो k इज इक्वल टू 113। भाई ये कैलकुलस वाला है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स।
चलो फाइनली लास्ट पेज 114 LCD मतलब कैलकुलस वाला है, 115 कैलकुलस वाला है, 116 ओके ये हमारे काम की चीज है। इफ f of 2x is equal to 4x square plus 1 then for how many real values of x will f of 2x be the geometric mean between f of x and f of 4x। अब देखो f of 2x 2x से मैच कुछ दिख रहा है? 4x स्क्वायर को मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता क्या एवरीवन? लिख सकता हूँ। ओके आपको देखो इक्वेशन क्या बनेगा, f of 2x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर को क्या लिखा है जी 2x का होल स्क्वायर प्लस 1। तो देखो f of 2x मतलब x की जगह पर हम 2x डाल रहे थे, तो बेसिकली मेरा f of x क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस 1 रहेगा। उसी हिसाब से मेरा f of 4x क्या रहेगा 4x स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर प्लस 1 रहेगा। अब क्या पूछा है, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x f of 2x be the geometric mean between x and f of 4x मतलब f of x f of 2x and f of 4x ये क्या शो करेंगे, एक जीपी शो करेंगे, तभी तो f of 2x will be the geometric mean between these two बराबर। इसका मतलब क्या है जी f of 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू f of x into f of 4x। हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या बन जाता है आपका 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 16x स्क्वायर प्लस 1। हमें इसको सॉल्व करना था, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 4x स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज 16x रेज टू 4 प्लस 1 8x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर एक्सपोनेंशियल 16x रेज टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 17x स्क्वायर प्लस 1। कुछ कटता है क्या, 16x रेज टू 4 16x रेज टू 4 कैंसिल, प्लस 1 कैंसिल, हमें क्या मिला जी 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपका 17 माइनस 8x स्क्वायर एक साइड पे कर लेते हैं 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 9 इक्वल टू 2 0 नहीं होगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। तो हमें कितने सॉल्यूशन मिले इसके, सिर्फ एक और x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो क्या f of x इज 1 f of 2x इज 1 f of 4x इज ऑल्सो 1, ठीक है। 117 greatest integer function, then what is the sum of all integer solutions? okay हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है उसको t अगर अज्यूम करें तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 221 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया, t का वैल्यू मिल जाएगा। अब वहां पर हम क्या करेंगे, t का वैल्यू मिलने के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीजर सॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट 118 if f of x is this and g of x is like that then which one of the following is correct। अभी सिर्फ कैलकुलेट करना था। हंड्रेड एंड 119 ये भी आपका किसका है जी, कैलकुलस का है। एंड 120 ओके ये फंक्शन वाला है बट कैलकुलस वाला फंक्शन है। ओके आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में पता चल गया, ट्रिगो वाले, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाले, प्रोबेबिलिटी वाले, कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले, सारे कैसे एक साथ आते हैं, ग्रुप में ही पूछे जाता है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि अभी एक मैट्रिक्स वाला किया तो अभी डायरेक्ट कैलकुलस पे गए, उसके बाद अगला डायरेक्ट सीक्वेंस सीरीज वाला है और बीच में ही हम क्वाड्रेटिक में चले गए, नहीं। and sometimes you will find out there is a combination of multiple concepts। ये क्लियर है, इस टाइप का पेपर्स पूछे जा रहे हैं एंड दे आर यूजिंग सिंपल डेटा फ्रॉम ईच चैप्टर, ठीक है। स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चंस, ये क्लियर है।
ओके ये पेपर को मैंने अभी शॉर्टकट में डिस्कस किया है, बट अब हम क्या करेंगे, इसका एक डिटेल वाला एनालिसिस भी रहेगा, जल्दी से अपलोड हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ssbcrack.com, इसके ऊपर आपको सीधा इसका एक पीडीएफ मिल जाता है अगर किसी को नहीं पता है तो। ssbcrack.com, इसके ऊपर PYQs आपको अरे अवेलेबल हो जाते हैं, इसके ऊपर सीधा डाउनलोड कर लो जी। अगेन पेपर का फॉर्मेट किस तरीके से दिया रहता है अगेन बताता हूँ। अगर आपको बोला है जी NDA 1 2024, इसका मतलब ये कौन से महीने वाला एग्जाम है जी, अप्रैल वाला। और अब अगर बोला रहेगा NDA 2 2024, इसका मतलब ये रहता है जी हमेशा सितंबर वाला। एड्रेस में आपका पहला अटेम्प्ट हमेशा कौन सा होता है, सितंबर वाला होता है। ठीक है, ओके।